दिव्या के ऐसे बोलने पर मीटिंग में मौजूद 4 से 5 लोग हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे ही देख रहे थे। आदित्य दिव्या के मासूम चेहरे को देखता रहता है। आदित्य कितना चुप रहने पर दिव्या लैपटॉप की तरफ देखने वाली होती है कि तभी आदित्य अपने हाथ से दिव्या की आंखों को कवर कर लेता है, जिससे दिव्या कुछ देख नहीं पाती। आदित्य लैपटॉप पर सबको इशारे में मीटिंग ओवर करने को कहकर लैपटॉप बंद कर देता है। आदित्य को अच्छी तरह से पता था कि अगर दिव्या ने यह देख लिया तो उसने जो कहा उसके लिए क्लाइंट इंटरनेट सुन और देख लिया है तो वह बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दिव्या आदित्य के हाथ को हटाने लगती है। लैपटॉप बंद करते ही आदित्य दिव्या की आंखों के सामने से अपने हाथों को हटा लेता है। दिव्या कंफ्यूज होकर आदित्य को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? आदित्य ना में सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं। तुम बोलो, कुछ बोल रही थी। दिव्या कुछ देर सोचती है कि आखिर वह क्या बोल रही थी। फिर जब उसे याद नहीं आता तो आदित्य को देखकर कहती है, मैं भूल गई। आदित्य दिव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, रोज बादाम खाया करो, कहीं ऐसा ना हो खुद कर ही भूल जाओ। आदित्य के ऐसे बोलने पर दिव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वह एकदम से उठकर कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि मैं भुलक्कड़ हूँ? आदित्य थोड़ी देर तक दिव्या को देखता है, फिर अपनी जगह से उठकर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। दिव्या और ज़्यादा चिढ़ जाती है। वह जल्दी से आदित्य के आगे खड़ी होकर कहती है, बोलिए, क्या आपको मैं भुलक्कड़ लगती हूँ? आदित्य अब भी कोई जवाब नहीं देता, बस दिव्या को देखते रहता है। दिव्या फिर कुछ बोलने वाली होती है कि आदित्य उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा देता है। आदित्य के यह करते ही दिव्या उसकी आंखों में देखने लगती है। आदित्य दिव्या के होठों पर से उंगली हटाकर कमर पकड़कर करीब खींच लेता है और दिव्या की गर्दन के पास कान में उसके धीरे से कहता है, मेरी वाइफ तुम भुलक्कड़, ना समझ, पागल सब कुछ हो। इतना बोलते ही आदित्य उसके गर्दन पर बाइट करता है, जिससे दिव्या एकदम से सिरह उठती है। लेकिन जैसे ही उसे आदित्य के बोले गए शब्दों पर ध्यान आता है, वह आदित्य को घूरते हुए कहती है, आपने मुझे पागल कहा? आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। दिव्या मुंह बनाकर कहती है, मैं ना आपकी कंप्लेन दादी से कर दूंगी। जब देखिए तब आप बस मुझे चिढ़ाते ही रहते हैं। आदित्य दिव्या की नाक को अपने नाक से रब करते हुए कहता है, तुम कहो तो मैं तुम्हें दादी के पास लेकर जाऊं, तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा। दिव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। दिव्या कुछ सोचते हुए आदित्य को देखती है, फिर आदित्य की गर्दन की तरफ जाने लगती है कि आदित्य दिव्या को छोड़कर थोड़ा पीछे हो जाता है। दिव्या बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे भी आपके गर्दन पर वाइट करना है। आदित्य अपनी आंखें छोटी करते हुए दिव्या को घूरता है, फिर कहता है, क्यों? दिव्या अपने लव बाइट को दिखाते हुए कहती है, आपने मेरा ये हाल किया है, मैं भी आपसे इसका बदला लूँगी। आदित्य
दिव्या को कमर से पकड़कर उठा देता है और कहता है, ठीक है, मैं बदले के लिए तैयार हूँ। दिव्या खुश होकर आदित्य के गर्दन पर हर जगह लव बाइट करने लगती है। दिव्या के बाइट करते ही आदित्य के शरीर पर एक हलचल सी उत्पन्न होने लगती है। आदित्य की पकड़ वक्त के साथ दिव्या की कमर पर कसती ही जा रही थी। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हो पा रहा था। दिव्या आदित्य को बाइट करने में पूरी तरह से बिजी थी। उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके ऐसे करने पर आदित्य के शरीर में आग लग रही थी, जिसे बुझाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता था। आदित्य जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह सख्त आवाज़ में कहता है, वाइफी स्टॉप इट। दिव्या सर उठाकर आदित्य को देखती है, जिसकी आंखें अब तक बंद थीं। वह एकदम से कहती है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, आपने मुझे इससे ज़्यादा बाइट किया है। कहती ही वह फिर से एक बार आदित्य के गर्दन पर बाइट करने लगती है। आदित्य का शरीर अब गर्म होने लगता है। वह दिव्या को नीचे उतारने को होता है कि दिव्या बाइट करते हुए कहती है, बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद दिव्या सिर उठाकर आदित्य के गर्दन को देखते हुए कहती है, हिसाब बराबर। आदित्य जल्दी से दिव्या को नीचे उतारकर वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसे ही पता था कि उसने किस तरह से खुद को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ था। शावर के ठंडे पानी से अब धीरे धीरे आदित्य का बदन नॉर्मल होने लगता है। कुछ देर बाद वह चेंज करके बाहर आता है तो देखता है दिव्या अब कमरे में नहीं है। यह एहसास होते ही वह आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। ज्येष्ठा अपने फ़ोन पर बिजी थी। ध्रुव और दिव्या उसके कुछ दूरी पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों के बीच बात तो हो रही थी कि ध्रुव अचानक से बोलता है, दिव्या, तुम इस बात पर नाराज़ तो नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करता था। दिव्या एक नज़र ज्येष्ठा को देखती, जो फ़ोन में इतनी बिजी थी कि जैसे किसी की बात सुनाई ही न दे रही हो। उसे देखकर दिव्या ध्रुव को देखकर कहती है, प्यार हम खुद तो नहीं करते, वो तो हो जाता है। कब किसकी आदत लग जाए हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं आपसे नाराज़ क्यों हो जाऊंगी, जो आपने किया ही नहीं। ध्रुव मुस्कुराते हुए दिव्या के गालों को छूते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले की ही तरह अच्छी, इनोसेंट और झल्ली हो। झल्ली शब्द सुनते ही दिव्या चिढ़ जाती है। वह मुंह बनाते हुए कहती है, आपने भी मुझे पागल कहा। ध्रुव जल्दी से ना में सिर हिला देता है। दिव्या उठकर कहती है, हमें आपसे बात ही नहीं करना, आपने भी मुझे जल्दी कहा है। कहते ही दिव्या ज्येष्ठा को बाय बोलकर बाहर की ओर चली जाती है। उसके जाते ही ध्रुव दरवाज़ा बंद कर लॉक कर देता है। ज्येष्ठा ध्रुव को देखती है। ध्रुव ज्येष्ठा के पास आकर कहता है, वाइफ, आई वांट ए डीप किस। ज्येष्ठा कुछ देर ध्रुव को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या इसलिए दिव्या चली गई। ध्रुव बेड पर बैठकर ज्येष्ठा के होठों को सहलाते हुए कहता है, अब दोस्त तो मेरी ही है, उसे पता चला
तो चली गई। वैसे रूठने का बहाना बहुत अच्छा बना लेती हैं। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख देती है। होठों के जुड़ते ही ज्येष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर मूव करने लगते हैं, तो वहीं ध्रुव के हाथ ज्येष्ठा के कमर और पीठ को सहला रहे थे। धीरे धीरे दोनों की किस डीप और इंटेंस होने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि ध्रुव का फोन रिंग होता है। लेकिन ध्रुव पूरी तरह से कॉल को इग्नोर कर देता है। 3 से 4 बार वैसे ही फ़ोन बजता है तो ज्येष्ठा ध्रुव से खुद को छुड़ा कर कहती है, कॉल को रिसीव कर लो। ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को देखते हुए कर, नो आईवी, आई कैन नॉट वेट। इतना बोलते ही वह झुकता है कि ज्येष्ठा के मुंह पर हाथ रख कर कहती है, इम्पॉर्टेंट होगा। ध्रुव एक नज़र फ़ोन को घूरता है, फिर उठकर फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। ज्येष्ठा अपने होठों को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। इधर मंदिर में अर्जुन और प्रीत एक दूसरे के थोड़ी दूर होकर बैठे बात कर रहे थे। अर्जुन प्रीत से हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी मिलने जाया करता था। प्रीत तो रोज ही अर्जुन के आने का इंतज़ार करती थी। दोनों के बीच जब तक दोस्ती गहरी हो चुकी थी, दोनों बात कर ही रहे थे कि प्रीत का फ़ोन रिंग होता है। प्रीत कॉल रिसीव करके कुछ देर तक बात करके कॉल को कट कर देती है। फिर अर्जुन को देख कर कहती है, आई हैव टू गो। इतना बोलते ही प्रीत उठकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही प्रीत की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वह पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखते हुए कहता है, सच्चाई छुपाने की वजह क्या है मिस प्रीत राठौर। प्रीत हैरानी से अर्जुन को देखती है। अर्जुन गुस्से से प्रीत का हाथ झटकते हुए कहता है, तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम हमारे दुश्मन के खानदान से हो, उनके घर की बेटी हो। प्रीत अर्जुन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन पीछे हो जाता है। यह देखते ही प्रीत के अंदर डर सा पैदा होने लगता है। वह अर्जुन को देखते हुए कहती है, अगर मैं सच्चाई आपको बता देती तो आप मुझसे कभी भी बात नहीं करते, न ही आप मुझसे मिलने आते। मैंने आपका हमेशा ही इंतज़ार किया है, तो मैं कैसे आपको खुद से दूर कर देती। अर्जुन असमंजस में देखते हुए कहता है, मैं हमेशा से इंतज़ार किया है से तुम्हारा क्या मतलब, क्यों कर रही थी तुम मेरा इंतज़ार। प्रीत अब एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। 1 सालों से मैं आपके प्यार में पागल हूँ। हर दिन, हर रात, हर पल बस मैं आपके ख्वाबों में ही रहती हूँ। मैंने बस आपका इन 1 सालों से इंतज़ार किया है, तो मैं कैसे अपनी सच्चाई बताकर खुद से आपको दूर कर दूँ। कहते हुए प्रीत घुटनों के बल बैठ जाती है। अर्जुन हैरानी से प्रीत को देखने लगता है। जब से वह प्रीत से मिला था, उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने आदमियों को लगाया हुआ था, और आज सुबह ही उसे पता चला था कि प्रीत राठौर ख़ानदान की बेटी है। और अभी उसे पता चल रहा है कि प्रीत उससे 1 साल से प्यार करती है। प्रीत फिर एक बात कहती है, आई लव यू अर्जुन।
प्रीत का कॉन्फेशन सुनकर अर्जुन कुछ सोचते हुए गुस्से से कहता है, बंद करो अपनी ये झूठे प्यार का नाटक। झूठा प्यार सुनते ही प्रीत की आंखों से अनियासी आंसू आ जाते हैं। वह अर्जुन को देखकर कहती है, झूठा प्यार? जब से आपको देखा है तब से लेकर आज तक बस आपकी ही बनने का खौफ रहता है। क्या ये झूठा है? आपको याद करते हुए मैंने कितनी ही रातें जाग कर बिताई हैं। क्या ये झूठ है? हर कदम पर बस आपके साथ रहने का ख्याल किया है। क्या ये झूठ है? रोज़ मंदिर आकर आपकी सलामती के लिए प्रार्थना किया है। क्या ये भी झूठ है? आपने मेरे प्यार को किस आधार पर झूठा करारा है? अर्जुन प्रीत के आंसुओं को देखकर आगे बढ़ने को होता है कि अचानक ही उसके कदम रुक जाते और फिर एक बार उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगते हैं। वह गुस्से से प्रीत को देखकर कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो उस पर विश्वास भी करती, ना कि इस तरह से अपनी पहचान छुपाती। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा ही नहीं है तो मैं कैसे तुम्हारे प्यार पर भरोसा कर लूं? फिर थोड़ा रुक कर कहता है, पता है तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा प्यार झूठा है। तुम झूठी हो और मुझे झूठे लोगों से रिश्ता रखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कहते ही अर्जुन मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगता है। प्रीत अर्जुन को जाता देखकर रोने लगती है और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन प्लीज हमारी बात सुनिए। मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। मुझे बस आपसे दूर होने का डर था, इसलिए मैंने आपसे सच्चाई छुपाई। लेकिन अर्जुन उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तेज कदमों से बाहर निकलकर चला जाता है। मंदिर में पूजा करने आए लोग बस दोनों को ही देख रहे थे। प्रीत रोते हुए बस अपने सामने देखती रहती है, लेकिन अर्जुन जा चुका था। प्रीत के सामने अब बस अंधेरा सा छाने लगता है। कुछ ही पल में प्रीत बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। उधर ज्येष्ठा और ध्रुव हॉल पर खड़े थे। उनके साथ ही सारा परिवार खड़ा था। ध्रुव ने सबको बता दिया था कि वह आज दोनों वापस जाने वाले हैं, इसलिए सब हॉल पे मौजूद उनसे मिल रहे थे। दिव्या तो बहुत बार उन्हें रोकने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया था। ध्रुव सबको देखकर कहता है, ठीक है अब हम चलते हैं। वह ज्येष्ठा का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। दोनों के कदम हॉल के मेन दरवाजे पर बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी दवना देवी की आवाज़ आती है, आप भी अपनी माँ की तरह इस चौखट को पार करके हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। यह सुनते ही ध्रुव के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ ही देर तक हॉल पर पूरी शांति पसर जाती है। बड़े तो पहचान चुके थे कि ध्रुव कौन है, लेकिन छोटों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वृंदा जब यहाँ से गई थी तब बस अर्जुन और आदित्य ने ही जन्म लिया था, इसके अलावा किसी को नहीं पता था। अनुज, रूही, रूहानी ने तो वृंदा को बस फोटो में ही देखा था। वह भी विकासा चुपके उन्हें यह बताती थी, क्योंकि वृंदा ने दवना देवी के खिलाफ जाकर शादी की थी। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है। दवना देवी ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती हैं
और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या आप अपनी नानी माँ से इतने नाराज़ हैं कि इस कदर छोड़कर आप जा रहे हैं? ध्रुव आगे बढ़कर तरुणा देवी के गले लग जाता है। तरुणा देवी ध्रुव के पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगती हैं। विकास और छाया की आंखें नम सी हो जाती हैं, क्योंकि तरुणा देवी वृंदा से इतनी ज़्यादा नाराज़ थीं कि उसका शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। जब ध्रुव जन्म हुआ था तब वृंदा ने यह खुशखबरी सबको देकर अपने घर भी बुलाया था, लेकिन तरुणा देवी ने उसे और उसके बच्चे को देखने से साफ मना कर दिया था। पृथ्वी और अमर अपनी बहन से मिलना चाहते थे। पृथ्वी और अमर अपनी बहन से मिलना चाहते थे, लेकिन अपने माँ के फैसले के आगे वह झुक गए। उस वक्त विकास और माया भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। ध्रुव तरुणा देवी से अलग होता है। तरुणा देवी ध्रुव के गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, आप बिल्कुल वृंदा की तरह दिखते हैं। इतने सालों से हम आपको खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी कोई खबर ही नहीं मिली। ध्रुव बस अपनी नानी के बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। तरुणा देवी के बाद ध्रुव से सब कोई मिलते हैं। आज पहली बार ध्रुव अपने परिवार से मिल रहा था। ज्येष्ठा दरवाजे के सामने खड़ी होकर ध्रुव के खुशी से परिवार के साथ मिलते हुए देख रही थी। तभी दिव्या आगे बढ़कर ज्येष्ठा का हाथ पकड़कर सबसे कहती है, आप सब इन्हें तो भूल ही गए, और मिस्टर हीरो आपको परिवार मिल गया तो आपकी वाइफ को ही भूल गए। दिव्या की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। ध्रुव फिर आगे की ओर बढ़कर ज्येष्ठा के पास आ ही रहा था कि अनुज जल्दी से ज्येष्ठा के एकदम से गले लग जाता है और कहता है, मुझे तो दो भाभियाँ मिल गईं। अनुज की हरकत से ध्रुव उसे घूर कर देखने लगता है। अनुज अलग होकर ध्रुव को देखकर ज्येष्ठा से कहता है, देखिए भाई भाभी भाई कैसे मुझे घूर रहे हैं। तभी तो आपको भूल गए थे और अभी जेलस हो रहे हैं। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखती है, जो ज्येष्ठा को वार्निंग वाले लुक में खड़ा था। ध्रुव अब ज्येष्ठा से नजरें हटाकर सबको देखने लगता है। परिवार तो उसे मिल चुके थे, लेकिन अब भी उन सब के मन में बस एक ही ख्याल था कि आखिर उसकी माँ ने एक शादीशुदा इंसान से शादी क्यों की। वो भी जब रुद्राज की माँ जिंदा थी, तो आखिर उसने दूसरी औरत के पति को क्यों छीना। क्या उसकी माँ गलत थी या फिर सही? इस सवाल से ध्रुव तब से घिरा था जब से रुद्राज ने यह बात उससे कही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।